18 से 45 साल के बीच में जो इंडिविजुअल है उसमें 50% जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर लिविंग सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे हमारा आज का जॉब प्रोफेशन हो गया है, जैसे हम बाहर का खाना बहुत खाना शुरू कर दिया है हमने, जो जंक फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, चीज, बटर, मैदा, ये सब जाके हमारे हार्ट की आर्टरीज में जाके जमते हैं और आगे फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है अगर हम इस तरीके की डाइट लेते हैं। तो जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, चाहे वो काम को लेके हो या हमारे रिलेशनशिप को लेके हो। अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं लाइफ में तो और हम बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं आज के टाइम में, तो ये हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस है इसकी वजह से भी हमारे हार्ट पे जोर पड़ता है, हमारे हार्ट अफेक्ट होता है। अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं अपनी। और बहुत सारे रीजन है, जैसे कि अब आजकल हम देख रहे हैं यंग पेशेंट्स में शुगर की परेशानी आ गई है। 20-30 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें शुगर हो जा रही है। हाइपरटेंशन की शिकायत या ब्लड प्रेशर की शिकायत यंग इंडिविजुअल्स में हो जा रही है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ओबेसिटी, है ना, वेट बढ़ना, BMI मोर देन 25 है अगर पेशेंट का, तो इनसे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर किसी के माता पिता को हार्ट की शिकायत है तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है हार्ट अटैक होने का। और अगर ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो हार्ट अटैक अर्ली एज में हो सकता है, जिसे हम यंग हार्ट अटैक कहते हैं, या हार्ट अटैक लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज। ABC हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिखा और आज का टॉपिक है हार्ट हेल्थ। हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं, खासकर युवाओं में जो कि 35 साल या 40 से नीचे हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा चिंता की बात होती है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपकी हार्ट की हालत कैसी है। इस संबंध में आज हम एक माहिर डॉक्टर को लेकर आए हैं। मेरे साथ आज जो डॉक्टर हैं वो है डॉक्टर करणदीप सिंह सियाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, माई हॉस्पिटल इंडस नेटवर्क। डॉक्टर करण, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर करण, जैसे आजकल हम सुन रहे हैं युवाओं में खासकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है कि यंग डेथ्स होने लगी हैं, हार्ट अटैक। खासकर जो फिट युवा हैं, जो देखने में बिल्कुल शारीरिक तौर पर वो जिम जाते हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, उनको भी हार्ट अटैक्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेन क्या कारण है इसके पीछे? पहले तो हम जो यंग हार्ट डेथ हैं वो हम तब कहते हैं जब 40 साल से कम उम्र में हो। 40 साल से कम उम्र में अगर हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है तो उसे हम यंग हार्ट डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, एक सिंगल रीज़न को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आज के टाइम में है वो है हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना, काम ना करना। ऑलमोस्ट 18 से 45 साल के बीच में जो इंडिविजुअल है उसमें 50% जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर लिविंग सीडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना। जैसे हमारा आज का जॉब प्रोफेशन हो गया है, उसमें हम डेस्कटॉप के सामने या लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं सुबह से शाम तक, अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है हमारा। सेकंड है खाना पीना, न्यूट्रिशन, खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बाहर का खाना बहुत खाना शुरू कर दिया है हमने, जो जंक फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, चीज़, बटर, मैदा, ये सब जाके हमारे हार्ट की आर्टरीज में जाके जमते हैं और आगे फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है अगर हम इस तरीके की डाइट लेते हैं। तो तीसरी चीज़ है स्ट्रेस और नींद कम लेना। जैसे हम आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, चाहे वो काम को लेके हो या हमारे रिलेशनशिप को लेके हो। अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं लाइफ में तो और हम बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं आज के टाइम में, तो ये हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस है इसकी वजह से भी हमारे हार्ट पे जोर पड़ता है, हमारे हार्ट अफेक्ट होता है। तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीजंस। और लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं अपनी। और बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अब आजकल हम देख रहे हैं यंग पेशेंट्स में शुगर की परेशानी आ गई है। 20-30 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें शुगर हो जा रही है, जिनमें हाइपरटेंशन की शिकायत या ब्लड प्रेशर की शिकायत यंग इंडिविजुअल्स में हो जा रही है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ओबेसिटी, है ना, वेट बढ़ना, BMI मोर देन 25 है अगर पेशेंट का, तो इनसे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, है ना। वो हमारे आजकल जो हम देख रहे हैं, अगर किसी के माता पिता को हार्ट की शिकायत है तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है हार्ट अटैक होने का। और अगर ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो हार्ट अटैक अर्ली एज में हो सकता है, जिसे हम यंग हार्ट अटैक कहते हैं, या हार्ट अटैक लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज जो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पेरेंट्स को लेटर ऑन, मतलब जो उनकी आफ्टर 50
ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो आगे जाके उनकी जो अगली जनरेशन है उनमें अर्ली में भी ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। जो यंग हार्ट है वो लेस देन 55 ईयर्स में हम कहते हैं, अगर 50 साल से कम में किसी के पेरेंट्स को हार्ट की तकलीफ हुई है तो आप प्रीडिस्पोज्ड हैं, आपको इन फ्यूचर हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है यंग एज में। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बहुत सारे रीजंस गिनाए हैं, मेजरली सारे युवाओं का या कहें मतलब उनका इतना बिजी शेड्यूल आजकल रहता है सबका, ही एवरीवन इज बिजी। आपने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू जॉब, जो भी उनकी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, तो ये सारा अगर मिला के देखा जाए तो इससे राहत कैसे मिलेगी? मतलब कैसे, मतलब कोई बच सकता है हार्ट अटैक से? हार्ट अटैक से बचने का देखिए, अगर हम जैसे मैंने बताया, अगर हम एक एक करके लेते हैं तो अगर हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो एटलीस्ट हम आधा से 1 घंटा अपने कार्डियो एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम निकालें, चाहे वो सुबह निकालें, दोपहर को निकालें, शाम को निकालें, एक आधे घंटे की एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक हमें करनी ही करनी है। अपना खाना पीना ठीक करें, अगर हमें ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसे कंट्रोल रखें और एक प्रॉपर वेट मेंटेन करके रखें। अगर हम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कुछ भी लेते हैं तो उनसे बचें, उन्हें उनके सेवन से बचें, वो नहीं लेना है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अगर हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस कम से कम लेंगे, 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेंगे, तो आगे फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक का रिस्क कम रहेगा। तो सर, आपने बात की कि जो ज़्यादा सिगरेट या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर वो अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा रिस्क उनको रहता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में कार्डियो कर रहे हैं, जिम में ट्रेडमिल कर रहे हैं, डांस एक्टिविटी विच इज़ गुड फॉर हार्ट, ये करते करते भी उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न? एड्रेनलिन रश। एक तरीके से बॉडी के अंदर जो हमारे एड्रेनलिन का रश होता है, जो हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी हार्ट की आर्टरियाँ सिकुड़ सकती हैं। हार्ट की आर्टरियाँ सिकुड़ने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हमें जिम में देखने को मिल रही है या यंग फिट एडल्ट्स में देखने को मिल रही है, या फिर कुछ तरीके के सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो वो जिम में ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव पावर को बढ़ा देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स को रिड्यूस करते हैं, तो आगे फ्यूचर में उनको इस तरीके का रिस्क हो सकता है हार्ट अटैक। तो जैसे हम बॉडी बिल्डर्स देखते हैं जो बॉडी बिल्डर्स शो में जाते हैं, उनको कुछ स्टेरॉइड्स, कुछ ऐसे लेना पड़ता है, मतलब कुछ भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। दैट इज बैड फॉर अ हार्ट हेल्थ? बिल्कुल, स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर हार्ट हेल्थ। वो हमें अंदर से कमज़ोर बनाते हैं। बाहर से हम जितना भी स्ट्रांग दिखें, वो अंदर से हमारे पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। उससे ब्लड प्रेशर की शिकायत, शुगर की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं और एक तरीके का एड्रेनलिन रश भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क हो। तो फिर क्या इसका सॉल्यूशन है कि अगर आपने बोला सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखोगे तब भी आपको हार्ट हेल्थ है, अगर एड्रेनलिन रश हो गया तो भी आपको हार्ट मतलब रिस्क है, तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है इन दोनों के बीच में? कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी करना है, वो हमें मॉडरेशन में करना है, स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हमने वर्कआउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना मेंटेन रखना है। बीपी, शुगर को मेंटेन रखेंगे तो आगे हमें रिस्क होने का, हार्ट अटैक का रिस्क होना कम हो सकता है। सर, जैसे शेफाली जरीवाला को अभी उनको एकदम से वो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक्स में लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या है उनमें डिफरेंस? कार्डियक अरेस्ट एक अल्टीमेट इवेंट है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट का रुक जाना और हार्ट अटैक एक कंट्रीब्यूशन है टू द कार्डियक अरेस्ट। इट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, बट इट इज नॉट कार्डियक। दोनों चीजें सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट एक अल्टीमेटली जो हमारा हार्ट रुकता है उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। वो किसी भी रीजन की वजह, हाँ जी, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। वो हमारे कंजेनाइटल, हमारी जन्मजात हार्ट की परेशानी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हमारे हार्ट में वाल्व की परेशानी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हमें हार्ट की मसल्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 95% केसेस में देखा गया है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। इट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। बोथ थिंग्स आर नॉट सेम। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि किसी की आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, उन आर्टरीज को क्लियर किया जाता है, देन उसमें पेसमेकर, वॉल्व, कुछ ऐसा डाला जाता है, तो क्या ये हार्ट अटैक की तरफ लीड करता है सब कुछ? ये सब हार्ट अटैक का, जैसे आपने सवाल किया, हार्ट अटैक का वर्ल्ड वाइड जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो यही है कि हार्ट की ब्लॉक्ड आर्टरी को विद इन 1 आवर, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचने से विद इन 1 आवर उसको खोला जाए और खोल के उसमें स्टेंट डिप्लॉय किया जाए। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे आप इंडिया में हो। ये वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है
और अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचें, और जहाँ पे टर्शरी सेंटर, जहाँ पे कैथ लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे हम स्टेंटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पहुँच के विद इन 1 आवर अपना ट्रीटमेंट कराएं और जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको खुलवाएं थ्रू स्टेंट। तो सर इंडिया में जैसे हमारा फूड है, मान लीजिए खासकर पंजाब में, आप नॉर्थ इंडिया की बात कीजिए तो थोड़ा सा ऑयली फूड हम प्रेफर करते हैं, थोड़ा मक्खन घी थोड़ा ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि नॉर्थ इंडिया वाली जो बेल्ट है इसमें ज़्यादा हार्ट हेल्थ का रिस्क है या पूरे इंडिया में ये इस तरह का है? मेरे हिसाब से सारे इंडिया में ही है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है आज के टाइम पे, इसमें आप देखेंगे हमारे बुजुर्ग हैं 80-90 साल के, पंजाब में ही हैं वो, है ना, दिखते हैं वो, और वो हेल्दी हैं, अभी भी हेल्दी हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर देसी घी के अलावा कुछ नहीं खाया, उन्होंने फैट रिच मक्खन हर बार रोटियां अभी भी खा रहे हैं वो, बट उनकी एक्टिविटी थी, वो उसको डाइजेस्ट करते थे, वो उसको कैलोरीज को बर्न करते थे, चाहे वो साइकिल चला के, चाहे वो खेतों में काम करके। लेकिन आप अगर उन कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे जो आप खा रहे हैं, तो फिर वो आपकी हार्ट की आर्टरीज में जाके या ब्रेन की आर्टरीज में जाके या आपकी बॉडी की किसी भी आर्टरी में जाके जमेगा, उस एरिया को डेड कर सकता है। तो जो भी हम खान पान ले रहे हैं उसके साथ उसको डाइजेस्ट करना या उस कैलोरी को बर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये जैसे आपने यंग डेथ्स की बात की, आजकल कुछ केसेस आ रहे हैं जहाँ पे स्कूली बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हाँ कुछ मीडिया की सुर्खियों का ये भी बना है, जैसे 8 साल के 12 साल के बच्चों को, इनमें क्या मेजर रीजन है? बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, अनडायग्नोज्ड कंजेनाइटल सिंस बर्थ, जैसे दिल में छेद है, इस तरीके की परेशानियां बच्चों में होती हैं, तो उनमें इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। या फिर कुछ जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जैसे अरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी, या फिर कोई चैनलोपैथीज होती हैं जिनमें कि हमारे आयंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में यंग डेथ्स बहुत कॉमन है। तो सर जैसे आर्टरीज ब्लॉक हो जाना और हार्ट अटैक, आपने बताया कि हार्ट अटैक मतलब एक लंबा प्रोसेस है, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, और वो कितनी देर का प्रोसेस है, मतलब कब से आपको देखना चाहिए कि हार्ट अटैक आपको आ सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम ब्लॉकेज के बारे में, लगभग 50% तक ब्लॉकेज है तब तक हमें कोई सिम्टम नहीं आता है इस तरीके का। 50 से 70% के बीच में ब्लॉकेज में सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। सिम्टम्स किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे चलने में छाती में भारीपन, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, छाती के ऊपरी हिस्से में पेन, गले में चोकिंग होना, जो छाती में दर्द है वो दोनों बाजुओं में जाना या पीठ में जाना या लेफ्ट शोल्डर के नीचे पेन होना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, थोड़ा सा काम करने पे, पहले आप 5 किलोमीटर चलते थे, अब आप 1 किलोमीटर पे ही थक जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ भी काम करने में पसीने का आना, एक्सेसिव पर्स्पिरेशन होना, या थोड़ा चलने पे चक्कर आना, डिजीनेस होना। इस तरीके की सिम्टम्स हमें हार्ट की परेशानी में हो सकते हैं। अगर ब्लॉकेज हमारी 50% से ऊपर है तो ये किसी भी कैटेगरी में ग्रेड कर सकता है। अगर 50 से 70% के बीच में ब्लॉकेज है तो मान लीजिए 5 किलोमीटर चलने में पेशेंट को दर्द होता है। 70 से 80% है तो वो शायद 1 किलोमीटर चल पाएगा। अगर 80 से 90% है तो शायद 200 मीटर पे ही उसको चेस्ट पेन, घबराहट, सांस फूलना होना शुरू है। 90% ब्लॉकेज अगर ऊपर है तो शायद बैठे बैठे ही पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाए। और सबसे कॉमन सिम्टम जो सारे हार्ट अटैक्स में दिखता है वो क्या है? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो हार्ट अटैक में होता है। वो छाती में भारीपन बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे भारीपन हो गया, किसी ने छाती में पत्थर रख दिया हो और उस पेन को हम लोकलाइज नहीं कर सकते कि ये पिन पॉइंट करके हम बताएं कि ये पेन है। एक भारीपन, क्रशिंग पेन, किसी ने पत्थर रख दिया हो, अगर इस तरीके का पेन हो रहा है तो वो हार्ट का पेन हो सकता है। जल्द से जल्द इसमें अस्पताल जाएं और मेडिकल हेल्प सीख करें। और सर इसके साथ जैसे हार्ट अटैक के साथ कुछ बीपी वगैरह, कुछ ये भी सारे सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं? सिम्टम्स नहीं होते ये, दीज कुड बी द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, तो ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर रिस्क प्रेडिक्ट करती हैं कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है फ्यूचर में। कार्डियक अरेस्ट में भी कोई सिम्टम्स जो होते हैं? कार्डियक अरेस्ट तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव होगा, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को आपको लग रहा है पेशेंट बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है तो तुरंत उसका CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करिए और जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प सीख करें। CPR बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है कि अगर आप पब्लिक एरिया में हैं, मान लीजिए बेहोश हो गए या आपका ऐसा लगा है कि कोई हार्ट अटैक या
कार्डियक अरेस्ट आया तो इमीडिएटली सीपीआर नहीं पता है लोगों को, तो एज ए डॉक्टर आप कैसे एडवाइजिंग? जैसे आजकल हमने देखा है, जैसे आप जिम ही बता रहे हैं, जिम में कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी को, या मॉल में कार्डियक अरेस्ट हो गया, रोड के ऊपर कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो अर्लीस्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको सीपीआर दे सकते हैं। एज अ कॉमन पब्लिक ये सबको आना चाहिए, सीपीआर सबको आना चाहिए। सीपीआर में हम पेशेंट के पास जाते हैं, उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मेडिकल हेल्प बुला के उसको शिफ्ट करते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसकी एक पल्स होती है, कैरोटिड पल्स, ये हम चेक करते हैं। अगर तो पल्स है तो भी हम मेडिकल हेल्प बुला के पेशेंट को शिफ्ट करा सकते हैं। अगर पल्स नहीं है तो हमने आसपास से हेल्प बुला के उसका सीपीआर शुरू कर देना है तुरंत। सीपीआर में हमने चेस्ट के कंप्रेशन देने हैं, चेस्ट कंप्रेशन देने हैं अपने फिस्ट बना के, फिस्ट से 30 कंप्रेशन देने हैं और माउथ से एयर देनी है 2 बार। ठीक है, 30 कंप्रेशन 2 बार एयर, 30 कंप्रेशन 2 बार एयर, ये साइकिल्स रिपीट करनी है हमने। और अगर आप थक रहे हैं तो किसी को साथ में बुला भी सकते हैं और एक मेडिकल हेल्प साथ के साथ आपको बुला लेनी है जब तक कि आप सीपीआर कर रहे हैं, कि एम्बुलेंस आ जाए और पेशेंट, जब तक हम उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सीपीआर के थ्रू मेंटेन रखते हैं, तो एम्बुलेंस जब तक नहीं आती तब तक उसको मेंटेन रखना है, और एम्बुलेंस आती है तो उसको जल्द से जल्द पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी फैमिली मेंबर को अगर आपके हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो सीपीआर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है हर हाउस होल्ड में? मैम 10% पेशेंट्स हम हार्ट कार्डियक अरेस्ट के बचा सकते हैं अगर हमें प्रॉपर सीपीआर आता है तो। 10% इज नॉट अ बैड नंबर, है ना। अगर हम 100 में से 10 आदमी को बचा सकते हैं अगर हमें सीपीआर प्रॉपर आता है तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। तो मतलब सीपीआर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। yes. तो सर आपने बोला कि ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया में 10% अहेड केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के, उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन हमारी लाइफस्टाइल है, जैसा कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है ना, वजन का बढ़ना। हम देख रहे हैं यंग ओबीज पेशेंट्स हमारे पास बहुत आ रहे हैं। खाना पीना हमारा ठीक नहीं है ना, हम लोग सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं खाने में, है ना, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। जीन्स हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडियन पॉपुलेशन में 10 साल पहले हमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में 50 साल में हो रही है तो हम 40 साल में प्रीडिस्पोज हैं कि हमें हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। सर बट जैसे आप इटली में चले जाइए, वो भी इस तरह का खाना, उनका भी जैसे चीज, बटर, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, इवन मैदा, दे ऑल्सो, मैंने कहा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन है वो 10 साल पहले उनमें हार्ट अटैक का रिस्क शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो सर क्या एडवाइसेस है आजकल के यूथ को भी, और इसके अलावा जो जनरेशन अभी 50 के आसपास है, क्या क्या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है आफ्टर 40? सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज करें, मॉडरेशन में रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना खाना पीना ठीक करें, एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें, प्रॉपर स्लीप लें, 6 से 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर लें, अपना खाना पीना ठीक रखें, और अगर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कुछ भी लेते हैं, इन एनी फॉर्म ऑफ टोबैको लेते हैं, तो उसे जितनी जल्दी हो सके क्विट करें, ठीक है जी। और अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो इनके लेवल्स को एक कंट्रोल में रखें। कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट है हार्ट हेल्थ के लिए? कार्डियो एक्सरसाइजेस, कार्डियो एज इन आप सैर जैसे सैर कर सकते हैं, विद इंटरमिटेंट जॉगिंग कर सकते हैं, इंटरमिटेंट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जिम में जाके आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो कार्डियो एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, जिसे हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो आप इन एनी फॉर्म करें, वो आपके हार्ट के लिए अच्छी है। सर आजकल के फूड ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग है, 1 टाइम अ मील है, या फिर आजकल जैसे फूड ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारी चैलेंजेस करते हैं कौन ज़्यादा खाएगा। आपका इन सारे फूड प्रैक्टिसेस के बारे में क्या कहना है? व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, बी कंसिस्टेंट विद इट, है ना। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन फास्टिंग की और 5 दिन आपने ठूस लिया खाना, है ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। फास्टिंग भी आपने ऐसी नहीं करनी है कि बिल्कुल 7 दिन आप बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं, है ना। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फास्टिंग भी करें तो उसमें कुछ न्यूट्रिशनल फूड लें, जैसे कि फ्रूट्स आप ले सकते हैं, सैलेड आप ले सकते हैं, अनप्रोसेस्ड फूड ले सकते हैं आप, तो कुछ ना कुछ लेते रहें बीच बीच में। अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन लगातार फास्टिंग ही करी जा रहे हैं, है ना। तो सर वर्स्ट फूड आइटम्स जो डॉक्टर की निगाह में होती हैं इंडियन हाउस होल्ड में, हम खा रहे हैं या हमें नहीं खानी चाहिए? सैचुरेटेड फैट, जिसको हम, जैसे चीज़ है ना, बटर है, जो जमा हुआ जो भी है, जो चीज़ जम जाता है, ये वेजिटेबल ऑयल है,
या फिर जो भी हम समोसे या पकौड़े खा रहे हैं जो बार बार तले जाते हैं, ऑयल में तले जाते हैं, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार तले जाते हैं, जो तेल होता है वो अपने बॉन्ड्स तोड़ देता है और वो एक सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारे हार्ट में जाके जमता है और हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। विच ऑयल इज बेस्ट फॉर हार्ट हेल्थ? जो हमारे, मैं वैसे कॉमन पब्लिक में ये कहता हूँ, जो हर घर में ऑयल हमारे पास है, दैट इज मस्टर्ड ऑयल, है ना। हम वो पैलेटेबल भी है, हमारे घरों में अवेलेबल भी है, इजीली अवेलेबल भी है और हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो मस्टर्ड ऑयल यूज करें अपने खाने में, तो चाहे वो सब्जी बनाए। सैचुरेटेड नहीं है, कम है। तो सर जैसे देसी घी भी यूज होता है, देसी घी हाँ। में आप सब्जी बनाइए, आप फुल्के भी लीजिए, कुछ लोग कहते हैं देसी घी बिल्कुल स्किप कर दीजिए मील से, आपका इस पर नहीं, बिल्कुल स्किप नहीं करना। देसी घी इज नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ अनटिल अनलेस वी आर डाइजेस्टिंग इट प्रॉपरली। हम लोग कैलोरीज प्रॉपर बर्न कर रहे हैं। अगर रोटी के ऊपर लगाना है ना, तो आप लगा सकते हैं, या दाल में डालना है तो डाल सकते हैं। वो एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है ना, बट उसको भी लिमिट में लें, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि आप हर चीज़ में देसी घी डाले जा रहे हैं, देसी घी आप प्योर देसी घी खाई जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर्स जो होती हैं वो बच्चों की एक्टिविटी ऑब्वियसली बच्चों जो युवा हैं या बुजुर्ग हैं उनसे ज़्यादा है, कूदते रहते हैं, तो माएँ भर भर के बटर और घी खिलाती है। इज इट ओके इतना घी बच्चे को देना? वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर अभी बच्चे बचपन में ही ओबीज हो गए 10-12 साल में, तो रिवर्ट होना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि उस तरीके का जैसे आप कह रही हैं कि खेलते कूदते हैं, बट अभी आजकल के हमने देखा है बचपन में कि मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं। जो एक्सरसाइज हैं वो इंडोर हो गई हैं, या जो गेम्स हैं वो इंडोर हो गए हैं, आउटडोर नहीं है। अगर तो बच्चा 2 घंटे 3 घंटे बाहर लगा के आ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है प्रॉपर, साइकिलिंग कर रहा है प्रॉपर, गेम्स खेल रहा है प्रॉपर, तब तक तो ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली आपके बच्चे को ओबीज बनाएगा और ओबेसिटी रिवर्ट होना बहुत मुश्किल है। क्या वो हार्ट हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। इन फ्यूचर हार्ट हेल्थ को बिल्कुल, बच्चे को सांस फूलना, बच्चे को जल्दी थकान होना, ये सारी सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे अर्ली एज में। सर ये जो प्रोसेस्ड फूड की आपने बात की, चीज़ वगैरह है, अब कैसे पता चले किसी को कि अगर किसी को क्रेविंग हो रही है तो कितना खाना चाहिए और दिन में कितना खाए कोई भी बाहर का? तो मैंने बताया ना, हमारे जैसे बुजुर्ग थे, आपने देखा कि वो देसी घी अभी भी खा रहे हैं, है ना, ले रहे हैं, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। अगर आप अपना इनपुट और आउटपुट प्रॉपर मेजर कर सकते हैं तो देयर इज नो लिमिट, बट आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। अमूमन ये एक जो हम देख रहे हैं जैसा लाइफस्टाइल है ना, बहुत रेयरली ऐसा हो रहा है। जो लोग अपनी बॉडी को लेके या अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। आज के प्रोटीन का ट्रेंड है, हर कोई कहता है कि या तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन में हैं तो आप प्रोटीन लीजिए, कुछ भी लीजिए फॉर्म। कुछ नॉन वेजिटेरियन पूरा दिन ही वो नॉन वेज खाते हैं और प्रोटीन इंटेक पूरा करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा जो वेजिटेरियन हैं वो चीज़, जो पनीर हो गया, इस तरह के आइटम्स में लेते हैं। तो ये जो प्रोटीन का ट्रेंड है, क्या वो आगे जाके हार्ट पे इम्पैक्ट कर सकता है? नहीं, प्रोटीन इज गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना, बट हाँ, उसको आप कैसे बना रहे हैं। अगर आप बटर चिकन बना के खा रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना। अगर आप ग्रिल्ड चिकन खा रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए। आप टोफू पनीर खा रहे हैं, प्योर पनीर खा रहे हैं, तो वो उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा। आप टोफू पनीर खा रहे हैं तो वो अच्छा है आपके लिए, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। या सोया ले रहे हैं तो वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो आप कैसे उसको इनटेक कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, बट इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और हर चीज़ का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, सबके अपने अपनी एक जगह है हमारी बॉडी के लिए। सर कितनी मील्स अ डे हार्ट हेल्थ के लिए मतलब रेकमेंडेड है? 2 to 3 मील्स हमने लेनी है, जिसमें हैवीएस्ट हमने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद लंच उससे माइल्ड, और डिनर जो है वो हमें सबसे हल्का रखना है। और कोशिश करें कि बेड पे जाने से 2 घंटे पहले हम डिनर कर लें अपना। अच्छा, ताकि फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट होने का टाइम मिले, और डिनर सबसे हल्का रखना है। ठीक है। तो सर लास्ट में कोई एडवाइसेस सारे इंडियंस को जो देख रहे हैं हमें, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए? ज़रूरी है कि सेडेंटरी ना हो, किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाए और कहाँ पे स्टॉप लगा दिया जाए अगर आपको कोई भी पेन आपको फील होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज या कार्डियो एक्सरसाइजेज हमारे लिए अच्छी हैं, जिसमें वॉक, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, है ना, ये सब चीज़ें, क्रॉस ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो 40 साल की कम उम्र में आप एक्सरसाइज करिए,
जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। 40 साल के बाद थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, उसको मॉडरेशन में रखिए, तो आपकी हार्ट के लिए अच्छा है ये। आप कौन सी सर, जिम वाली एक्सरसाइज? जिम वाली एक्सरसाइज नहीं, चाहे वॉक है, 30 मिनट निकालना किसी के लिए भी, चाहे वो कितना भी बिजी हो आज के टाइम में, 30 मिनट हर कोई निकाल सकता है, हर आदमी निकाल सकता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम को हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 40 के बाद थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा जो सा आप पहले moderation कर रहे में थे कर। जितनी हाँ। एक्सरसाइज, क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है हार्ट पे हमारे? हाँ बिल्कुल हो रहा है। 40 साल के बाद आपने देखा होगा जिम में जो हमें देखने को मिलता है कार्डियक अरेस्ट के केसेस है ना, वो जिम में ज़्यादा, जिम में या बहुत हम जॉगिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ज़्यादा देखे गए हैं। तो एक मॉडरेशन में एक्सरसाइज रखेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, ज्यादा वेट उठाने से 40 के बाद आपके हार्ट पे असर स्ट्रेस पड़ सकता है। अच्छा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जी। पॉइंट है। डॉक्टर सियाल, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या पहले से भी हम कोई ये निर्धारित कर सकते हैं हमें हार्ट प्रॉब्लम आने वाले सालों में हो सकती है? अब मैंने जैसे बताया कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, तो 20 साल के बाद हमें हर साल अपना एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और फ्यूचर में अगर हमें पहले भी पता है कि हमारी फैमिली में हार्ट की तकलीफ है या फ्यूचर में हमें हो सकता है, तो 30 साल की उम्र के बाद हर साल ECG, इको एंड TMT, ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो हमें कराने चाहिए। ECG से हमारी हार्ट की धड़कन कैसी चल रही है, बेसिक नॉलेज होती है। इको से हम हार्ट को, एक अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट है जिससे हम हार्ट को अंदर से देखते हैं कि उसकी फंक्शनिंग कैसी है, मसल वीक तो नहीं है, वेल्व्स कैसे काम कर रहे हैं। और ट्रेडमिल से हमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये प्रिडिक्ट होता है। तो 30 साल के बाद हमें हर साल ये 3 टेस्ट जरूर कराने चाहिए अपने। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो रूटीन में अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराते रहना चाहिए। सर, एक आप जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में बहुत सारे जो है चीजें बड़ी हुई हाँ आती जी। हैं और वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होती है, एक उसके बारे में थोड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोलेस्ट्रॉल में 6-7 पॉइंट्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम आज की डेट में मानते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल। अगर उसका लेवल 100 से ऊपर है, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल 100 से ऊपर है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और उसका एक रेंज 100 से नीचे रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा सर और कौन से पॉइंट्स? एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, है ना, वो हमारा 40 से ऊपर होना चाहिए, है ना। गुड कोलेस्ट्रॉल वो 40 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल है। और भी आजकल नए मार्कर्स आए हैं, एक ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो भी एक तरीके का मार्कर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा LDL है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और नए मार्कर्स आए हैं जो फ्यूचर रिस्क प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हाई सेंसिटिविटी CRP लेवल्स, लाइपोप्रोटीन A, ApoB लेवल्स, ये सब लेवल्स होते हैं जो हमारा फ्यूचर रिस्क प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक का रिस्क होगा। ये नए मार्कर्स हैं आजकल। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सियाल, डॉक्टर करण सियाल, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह से आज कल जिम में या फिर कोई भी हैवी एक्टिविटी करते या डांस करते करते हम देख रहे हैं युवाओं में भी हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो डॉक्टर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसे मॉडरेशन में कीजिए। 40 के बाद खासकर अपनी हार्ट का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी की गई कोई भी एक्टिविटी आपके हार्ट पे स्ट्रेन डाल सकती है, ऐसा इम्पैक्ट कर सकती है जिसके बाद संभलने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।